हम समष्टि अर्थशास्त्र खास करके इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में और उस मेरे जो ख्यालात है उसके ऊपर बात करेंगे। और तो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन अर्थव्यवस्था, अर्थतंत्र और उसमें मैक्रो इकोनॉमिक थिंकिंग क्या हो सकती है, होनी चाहिए, समष्टि अर्थशास्त्र का क्या रोल है, होना चाहिए, उसके ऊपर बातें करेंगे। और सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। जब आज़ादी मिली इंडिया को तब जवाहरलाल नेहरू की प्राइम मिनिस्टरशिप में तब सोवियत यूनियन के साथ दोस्ती थी और उन्होंने हमें मदद की इंडस्ट्रियल स्टील प्लांट्स वगैरह सेटअप करने में। और तब डोमिनेंट थिंकिंग, हम उनसे इन्फ्लुएंस थे तो थोड़ी सोशलिस्टिक कम्युनिस्ट टाइप की थिंकिंग थोड़ी बहुत थी, ज़्यादा ज़ोर में थी। और तब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को कमांडिंग हाइट्स, मतलब इकोनॉमी में मेन दर्जा दिया गया। प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट एंटरप्राइज पे ना इतना भरोसा था और वो शुरुआती तब तौर में थे शायद, तो उन पे इतना फोकस नहीं था, ना उन पे इतना ज़ोर था, ना उनसे कोई इतनी उम्मीदें थी। ये दौर शुरुआत में चला। उसके बाद सोवियत यूनियन, यूएसएसआर पहले, जो अभी नहीं रहा, अभी तो टुकड़े हो गए, तब वो भी उसका धीमा धीमा चलता रहा। इकोनॉमी वाइज उतना वो स्ट्रॉन्ग नहीं था तभी भी, और वेस्टर्न कंट्रीज़ अच्छा कर रही थी, लेकिन हमारा झुकाव सोवियत यूनियन की ओर था। और फिर एक दौर आया जब इंडिया में ग्रोथ रेट ज़्यादा, स्पेशली इंदिरा गांधी के पीरियड के दौरान, ऐसा शायद कह सकते हैं कि वो जब पीएम थी तब ज़्यादा ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ 3% के आसपास ऐसा कुछ हुआ करती थी, जिसको मजाक में किसी ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा था। तो वो स्लो रेट ऑफ ग्रोथ सालों तक चलता रहा और हम ज़्यादा जीडीपी को ग्रो नहीं कर पाए और हमारी रफ्तार काफ़ी धीमी रही। और फिर बड़ा एक जंप हम लेते हैं इकोनॉमिकली स्पीकिंग, 90s में आते हैं, 1999 और उसके आसपास, जब एक तरफ सोवियत यूनियन ख़त्म हो रहा था, यूएसएसआर इम्प्लोड हो गया, और मिखाइल गोर्बाचोव ने आने के बाद वहाँ पे जो पॉलिसीज़ लागू की, रिस्ट्रक्चरिंग और ओपननेस, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट, वो सब वजह से वो थोड़ा प्रो अमेरिका हो गया, उसके पार्ट्स अलग हो गए, यूक्रेन वुक्रेन सब रशिया से अलग हो गए, काफ़ी कुछ अलग टुकड़े हो गए रशिया के, यूएसएसआर के। अब यूएसएसआर नहीं रहा, रशिया रहा, येल्त्सिन आया और फिर वो सब, और वो थोड़ा कैपिटलिस्ट इन्फ्लुएंस में चला। तो उस तरफ फिर ऐसा हाल बन गया कि दुनिया में कैपिटलिज्म का दबदबा बन गया। सोवियत एक्सपेरिमेंट एक तरफ से फेलियर माना गया एक तरह से, और फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, पूंजीवाद की ही बोलबाला होने लगी हर जगह। और उस वक्त हमारे यहाँ एक क्राइसिस आई कि जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, तब हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज की क्राइसिस आई, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम बचा था और हमको इंपोर्ट करने के लिए ज़रूरी भी डॉलर्स हमारे पास नहीं थे। और हम तब भी बड़े इंपोर्टर थे, आज भी बड़े इंपोर्टर हैं। एक्सपोर्ट हम कभी ज़्यादा नहीं कर पाए। बीच में जापान का ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ, टाइगर इकोनॉमीज़ बनी एशिया की, कोरिया, ताइवान, बड़ा ज़्यादा एक्सपोर्ट करके, लेकिन हम कभी वो ज़्यादा कर ही नहीं पाए। हमारा एक्सपोर्ट तब भी नहीं था खास, आज भी इतना नहीं है। और इंपोर्ट्स ज़्यादा था, खास करके क्रूड ऑयल और पेट्रोल का, तब भी था और आज भी है। और तब तो फॉरेन एक्सचेंज की कमी हो गई थी और हम तकलीफ़ में थे, और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड वगैरह के दबाव वगैरह में सिचुएशन क्राइसिस बन गई थी। तो उन्होंने इस क्राइसिस में लगा कि इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, या क्राइसिस का उपयोग करके उन्होंने बड़े चेंज किए, और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देना, सरकारी साहसों को प्राइवेट कंपनियों को बेच देना, और ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना। इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, इजीली आप भी बाहर जा सकते हो, फॉरेन कंपनी भी अपने यहाँ आ सकती है, ये सब आसान कर दिया गया, दबाव में चाहो या जैसे भी कहो। और उस वक्त उसका रेजिस्टेंस इंटरनली भी हुआ था कि इंडियन कुछ कंपनीज, बॉम्बे क्लब कह के उसकी लॉबी को बोलते थे,
वो विरोध करती थी कि भाई मल्टीनेशनल, बड़ी बड़ी फॉरेन की मल्टीनेशनल तब जब ये किया तब इंडियन कंपनियों ने कुछ विरोध भी किया, बड़ी इंडियन कंपनियों ने, क्योंकि उनको डर था कि ये फॉरेन की मल्टीनेशनल कंपनियाँ आएंगी तो उनके सामने लोकल इंडियन कंपनियां टिक नहीं पाएंगी, बिकॉज़ फॉरेन की कंपनियों के पास डॉलर्स था, बहुत बड़ी साइज़ थी, अच्छी टेक्नोलॉजी थी, अच्छी मैनेजमेंट थी, और इतने बड़े जाइगेंटिक कंपनियों के सामने इंडियन कंपनी टिक नहीं पाएगी। तो बॉम्बे क्लब बोलते थे उनकी लॉबी को, उन्होंने ट्राई किया, लेकिन ये रिफॉर्म्स हुए। और उसके पहले लाइसेंस कोटा परमिट राज की सिस्टम कहते थे कि भाई इंडिया में ये था कि कुछ भी करने के लिए इंस्पेक्शन होता था गवर्नमेंट का और हर चीज़ के लिए इन बिज़नेस को परमिट लेनी पड़ती थी, लाइसेंस नहीं मिलते थे काम करने के लिए, या कोटा था कि इतना ही बना सकते हो, ज़्यादा नहीं बना सकते, या फिर उसके लिए फिर लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो काफ़ी कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे फॉरेन कंपनियों को इंडिया में ऑपरेट करने के लिए भी, इंडियन कंपनी को इंडिया में ऑपरेट करने के लिए भी, और इंटरनेशनली भी बाहर आने जाने संबंधित, धंधा करने के संबंधित, ये सब हटा दिया गया, कम होगा गया बेसिकली। तो काफ़ी फॉरेन की कंपनियाँ आई इंडिया में, काफ़ी इंडियन कंपनीज़ भी बड़ी हुई, डेवलप हुई, प्राइवेट कंपनियाँ भी आई। तो इंडियन कंज्यूमर को बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि बहुत सारा प्रोडक्ट्स फॉरेन की कंपनियाँ की प्रोडक्ट उसको मिलने लगी, तो चॉइस उसको मिली, अच्छी प्रोडक्ट भी मिली, कंपटीशन भी बढ़ा, तो कंपटीशन बढ़ा तो फ़ायदा ग्राहक को ज़्यादा होता है। और एक तरह से जीडीपी ग्रोथ भी उस तरफ उस वक्त काफ़ी ज़ोरों शोरों से बढ़ी। और थोड़ा बहुत जो डर था कि ये फॉरेन की कंपनियां हम इंडियन कंपनी को ख़त्म कर देंगे, उसके डर में कुछ इंडियन कंपनियों ने अपनी कंपनियां बेच भी डाली कि भाई हम टिक नहीं पाएंगे। लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि फ़ॉरेन की कंपनियों को हिंदुस्तान की मार्केट समझने में और जीतने में बहुत टाइम लगा। कुछ कंपनियां नहीं कर पाई, कुछ अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं, और कुछ सक्सेस हुई, लेकिन उनको काफ़ी टाइम लगा उसमें। तो दूसरा कंपैरिजन, वो लोग फॉरेन की कंपनियों की कंपैरिजन, भाई हम कहते थे इंडिया में बहुत बड़ा मिडिल क्लास है, लेकिन वो फिर अमेरिका की कंपनी फिर अमेरिका के मिडिल क्लास और इंडिया के मिडिल क्लास को सेम समझती थी। लेकिन अमेरिकन मिडिल क्लास की डेफिनेशन अलग है, एक घर में 2-3 गाड़ियाँ होती है। इंडियन मिडिल क्लास मतलब 2 व्हीलर चलाने वाला एक बंदा है घर में, गाड़ी की बात तो है ही नहीं, घर खुद का भी ना हो, किराए का हो। तो अमेरिकन मिडिल क्लास ज़्यादा प्रॉस्परस है, तो इनको शायद ये गलतफहमी हो गई कि इंडिया में भी इतनी प्रॉस्परिटी है। और फिर वो कंपैरिजन करते थे कि पर कैपिटा पर पर्सन इंडिया में इतना बियर पिया जाता है, इतनी चिप्स खाई जाती है, इतना कोका कोला पिया जाता है, और अमेरिका में तो इतना ज़्यादा है, तो गैप तो बहुत बड़ा है, तो हम इंडियनों को इतना सारा बेच सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि इंडियन आदमी, उसकी आदतें, फिज़िक, वो सब देखते हो, इतना सारा बियर या कोक या चिप्स खाएगा ही नहीं। तो ये सब एजम्पशंस भी शायद फॉल्टी थे। तो ये सब ठीक करने में बहुत टाइम लगा, अभी भी ठीक हुआ कि नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो जो डर था कि मल्टीनेशनल्स ख़त्म कर देंगी, वो इतना सही नहीं था। तो काफ़ी कुछ कंपनियां, इंडियन कंपनियां डरती थी, वो डरना ज़रूरी नहीं था। और कुछ स्ट्रॉन्ग इंडियन ब्रांड्स थी वो भी बेच दी गई, क्योंकि वो मल्टीनेशनल को, क्योंकि डर लगा कि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इन एनी केस ग्रोथ ज़बरदस्त हुआ वो जनरली सब मानते हैं, डिस्प्यूट होगा, लेकिन जनरली मैं कहता हूँ कि उस वक्त एक बज़ था इकोनॉमी में, पूरा हवा थी, और फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, पूंजीवाद की ही बोलबाला थी। साम्यवाद और सोशलिज्म को लगभग लोग भूल गए थे और ग्लोबलाइजेशन का सबसे ज़्यादा पहला फ़ायदा चाइना को हुआ, क्योंकि चाइना ने ये प्रोसेस हमसे पहले शुरू कर दी थी, और उसका तरीका और स्टाइल और स्केल और सब कुछ अलग था, और हमने बाद में किया। तो चाइना को ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ, और चाइना दुनिया की फैक्ट्री बन गया। जैसे ज़बरदस्त मैन्युफैक्चरिंग हुई चाइना में, ज़बरदस्त प्रोडक्ट एक्सपोर्ट वो लोग करने लगे, और हम चाइना से नीचे आए। हमें इतना फॉरेन एक्सचेंज कमाने का मौका नहीं मिला जितना चाइना ने कमाया, जितना चाइना ने माल एक्सपोर्ट किया। लेकिन हमने दूसरा किया, हमने सर्विसेज पे फोकस किया, कर पाए, क्योंकि हमारे पास पढ़े लिखे इंजीनियर्स काफ़ी थे जो अंग्रेज़ी बोल पाते थे। तो ये TCS, इन्फोसिस, विप्रो वाला जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कॉल सेंटर, IT एनेबल्ड सर्विसेज, IT रिलेटेड एक्सपोर्ट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर का रिलेटेड आउटसोर्सिंग, ऑफशोरिंग, वो टाइप का काम बहुत मिला, और सर्विसेज एक्सपोर्ट बोलो या जो बोलो। तो ये सारा तो चाइना दुनिया की फैक्ट्री बन गया, इंडिया दुनिया की बैक ऑफिस बन गया। जैसे काफ़ी कुछ फॉरेन का
काम हमें मिलने लगा जो यहाँ बैठे बैठे हम कर सकते थे आउटसोर्सिंग वगैरह में। तो ये सब में भी इंडिया को काफ़ी फ़ायदा हुआ और इंडिया को भी ग्रोथ, इंडियन कंपनीज ये इन्फोसिस वगैरह बड़ी सक्सेस स्टोरी, टीसीएस, विप्रो, वो सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हुई, क्योंकि फ़ॉरेन की कंपनियाँ बेसिकली चीप ढूंढती थी। तो सस्ता माल ढूंढने के लिए उन्होंने चाइना से एक्सपोर्ट किया, चाइना में फैक्ट्री डाली। सस्ता लेबर उनको इंडिया में सॉफ्टवेयर के थ्रू मिला तो इंडिया में सेंटर डेवलप किया, या इंडिया से इंडिया की सर्विसेज का हेल्प लिया अपनी कॉस्ट घटाने के लिए। तो बांग्लादेश, वियतनाम, ये सब जगह को हुआ। और एडवांस कंट्रीज़ को, वेस्टर्न कंट्रीज़ को शायद ग्लोबलाइजेशन का इतना फ़ायदा नहीं मिला। उनकी इकोनॉमी को मिला कि नहीं, लेकिन उनकी कंपनियों को मिला। उनकी मल्टीनेशनल कंपनियों ने ग्रोथ की क्योंकि अपना खर्चा वो कम कर पाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से। चाइना की चीप लेबर, इंडिया की चीप लेबर, चाइना के सस्ते प्रोडक्ट्स और इंडिया की सस्ती सर्विसेज, ये फ़ायदा इनकी इकोनॉमी को मिला। लेकिन फिर यूएस में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कम होने लगा। यूएस बेसिकली कंज्यूमर बन गया, कुछ प्रोड्यूस होना कम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पीछे पड़ गया वो, या सब कुछ जैसे वो इंपोर्ट ही कर रहा था। तो ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा इंडिया और चाइना, और ख़ास करके चाइना को बहुत हुआ, इंडिया को भी हुआ दूसरे स्थान पे गिने तो, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ को इतना नहीं हुआ। और फिर धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ी बदली। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई अमेरिका में, सब प्राइम लोन, मॉर्गेज लोन क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस की असर हुई। फिर एक डॉट कॉम इंटरनेट का बहुत इकोनॉमी में बहुत हवा भर गई थी, वो उसका बलून था वो फट गया, तो वो भी असर पड़ा। डॉट कॉम बस्ट जिसको बोलते हैं, इंटरनेट की बातें बहुत बड़ी चढ़ के हो गई थी, काफ़ी क्रेज़ी वैल्यूएशंस, तो वो भी ठंडा पड़ गया। तो धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन का जो बज़ था वो कम हुआ और वेस्टर्न कंट्रीज़ में बेनिफिट नहीं हो रहा था। तो यूएस में डोनाल्ड ट्रंप आए और उनका कोशिश था कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट बढ़े, चाइना से इंपोर्ट कम हो, अमेरिका की कंपनी अमेरिका में इन्वेस्ट करे। चाइना से उन्होंने ट्रेड वॉर जैसे छेड़ दी, ये सब होने लगा। तो ये एंटी ग्लोबलाइजेशन वाला होता था। यूके ब्रेग्जिट करके यूरोपियन यूनियन में से निकल गया, ये भी एक एंटी ग्लोबलाइजेशन मूव है। तो पहले कहते थे ग्लोबलाइजेशन इज़ इरिवर्सिबल। ग्लोबलाइजेशन जो है वैश्विकीकरण या वैश्वीकरण की प्रक्रिया, ये रिवर्सिबल नहीं है, ये पीछे नहीं जाएंगी, ये इसी दिशा में आगे बढ़ेंगी, ऐसा जैसे कोई कुदरत का कानून हो ऐसा। लेकिन अभी आप देखेंगे तो ऐसा नहीं दिखने को मिल रहा है। अभी ग्लोबलाइजेशन थोड़ा ठंडा हो गया है और काफ़ी मिक्स्ड कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं। प्रोटेक्शनिज़म बढ़ा है फिर से। अमेरिका में ट्रंप ने तो बढ़ा दिया था, ट्रंप गए, अभी वापस थोड़ा सीन चेंज है, अभी आगे क्या होगा पता नहीं। फिर बीच में हमने ये पेंडेमिक आ गया और फिर रशिया यूक्रेन की लड़ाई आ गई, और ये सब चीज़ों के बाद सिनारियो थोड़ा बदला है। ग्लोबलाइजेशन के प्रति रवैया पहले जितना उत्साह का था वो नहीं रहा। इंडिया में एक ग्रोथ का, एक जीडीपी का ग्रोथ का एक बर्स्ट देखने को मिला। ये जब एलपीजी की प्रोसेस हुई तब, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन थोड़ा बहुत। फिर यूपीए 1 के दौरान जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तब जब नरेगा, जिसकी मैंने पहले बात की, हुआ रूरल एरिया में, तो उसमें थोड़ा ग्रोथ दिखने को मिला। फिर यूपीए 2 हार गई और मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब 2023 में दिखे तो ग्लोबलाइजेशन, दुनिया में सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, ग्लोबलाइजेशन का फोर्सेस ठंडा पड़ा है, प्रोटेक्शनिज़म की भी बातें हुई है, ग्लोबल ग्रोथ ठंडा पड़ गया है, और तकलीफ़ें हैं, वॉर है, पेंडेमिक था, अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, ग्रोथ ग्लोबली और हर जगह ठंडा पड़ा है। और इंडिया में भी ग्रोथ, वो जो बज़ था वो एलपीजी के टाइम का, वो स्टेज पे कभी नहीं आया वापस। अभी भी इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बोलते हैं बड़े इकोनॉमी में, रिलेटिवली स्पीकिंग, क्योंकि बाकी सबको ज़्यादा असर हुआ तो बाकी सब ठंडे पड़े, इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन इंडिया औरों से कम ठंडा पड़ा, तो इंडिया अभी भी दूसरों के मुकाबले आगे है। लेकिन जो बज़ था, जो एक्साइटमेंट था, जो एक स्प्रिंग की तरह दिखने को मिला था शायद 90s में,
जब पहली बार उदारीकरण, खानगीकरण वगैरह ये हुआ था, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण हुआ था, और थोड़ा बहुत नरेगा के टाइम का जो ग्रोथ रेट था वो शायद अभी नहीं है, चाहे बाकी से अभी भी हम आगे हों दूसरे देशों से, लेकिन इंडिया में ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। दूसरों के मुकाबले अब भी हम आगे हैं, लेकिन वो सब ठंडे पड़े हैं और हम भी ठंडे पड़े हैं, लेकिन वो हमसे ज़्यादा ठंडे पड़े हैं, वही वजह है। तो हम थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन जितना हो सके और जितना होना चाहिए था और जितना कर सकते थे वो मेरे हिसाब से हमने नहीं किया है। और उसके वजह है, ऐसा नहीं है कि सब हमारा ही इश्यू है, ग्लोबल इश्यूज़ हैं। हम दुनिया से अछूते नहीं हैं। दुनिया में जो होता है उसका असर होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये वो सबका असर होता है। तो ग्लोबल जब ठंडा होता है, ग्लोबल प्रॉब्लम्स होते हैं, ग्लोबल इन्फ्लेशन है, वॉर होते हैं, तो उसका इम्पेक्ट हम पे भी पड़ता है। तो ये इसकी असर हम पे पड़ी है, इन्फ्लेशन सब मामलों में। तो ये एक वजह तो है, लेकिन फिर भी अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र को ढंग से समझ के इंडिया के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा बहुत समझें, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सुधार संभव है और किया जा सकता है इम्प्रूवमेंट, ऐसा मुझे लगता है। उसकी चर्चा आगे करेंगे। थैंक यू।